अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 46 टॉपिक 3.8 हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक में हम क्या स्टडी करके आए हैं, कुछ याद है? हमने स्टडी की थी बेटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसमें हमने दो पढ़ी थी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग जो है वो कंप्लीट कर रहे थे। आज हमने पढ़ना है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी नेचर क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इन आयनिक कंपाउंड द ऑपोजिट चार्ज ions are held together by strong electrostatic force of attraction in the form of crystal lattice. Since ions are rigid in ionic compounds, some compound therefore exist in the form of very stable solid with significantly high melting point. Some ions are spherical and oppositely charged. They can surround each other from all sides. Ion bonds are non-directional. This arrangement of ions is called crystal lattice. ठीक है? If the external forces apply on the crystal lattice, it break easily. It shows that ionic solids are highly brittle. In solid form, ionic compounds do not conduct electricity, but ions are tightly held and cannot move. However, in molten state, the ions get free. इसको आप अंडरलाइन कर लें, in solid form and in molten form. The ion gets free and start conducting electricity. Ionic solid are generally soluble in water. Water not only break the electrostatic force of attraction but also hydrate the resulting free ions. In this process of hydration, water molecules surround and interact with ion or molecules. Ionic compounds in an aqueous solution also conduct electricity because the free ions can move toward their respective electrodes. Ionic compounds generally react in an aqueous solution. When we mix two solution of ionic compound, the positive ion of one compound may react with the negative ion of the other to form a new compound. बहुत easy topic है, कोई खास बात नहीं, कुछ भी नहीं है। हम नेचर पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स में बेटे आपको मैंने पढ़ाया था कि दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, जो दो ऑपोजिट चार्ज आयंस हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज आइटम्स, ठीक है। और ये जब उनके साथ ज्वाइन होते हैं तो ये क्या चीज बनाते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, ठीक है। आइंस जो हैं दे आर रिजिड इन आयनिक कंपाउंड्स, और जो है ये और आयनिक कंपाउंड जो है ये रिजिड होते हैं जब ये आइंस की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब ये सॉलिड की फॉर्म में होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे बेटे आपको एक डेफिनेशन दी हुई है क्रिस्टल लेटिस को, जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये आपने एज इट इज जो है याद कर लेनी है। इसका क्या मतलब है कि कभी कभार कुछ आयन जो हैं वो सफेरिकल होते हैं और क्या होते हैं, ऑपोजिट चार्ज होते हैं, और ये हर साइड से जो है इनको सराउंड किया जाता है। ये नॉन डायरेक्शन होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। इस तरह की अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट की बात हो रही है? आइंस की अरेंजमेंट की बात हो रही है। इस तरह की अरेंजमेंट, आइंस की अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। मैं इसको आगे आपका आता है, क्रिस्टल लेटिस को जो है वो ब्रेक करना बहुत इजी है बेटे, दे आर हाईली ब्रिटल। लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म को देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड जो है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते सॉलिड फॉर्म में? क्यों? क्योंकि बेटे इनके मॉलिक्यूल जो इनके आइंस हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं आइंस, ठीक है ना, जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इनको मूव करना इजी नहीं होता। लेकिन अगर मोल्टन फॉर्म में आ जाएं और इनके आइंस जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, तब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड जो हैं वो बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और क्यों? क्योंकि वाटर जो है इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ब्रेक कर देती है, ठीक है, और ये फ्री आयन बन जाते हैं, ठीक है। ये था इसमें, और कोई खास चीज़ नहीं है। कॉमन एग्जांपल आपको सोडियम क्लोराइड और वाटर की दी हुई है, ठीक है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। जब वाटर के साथ इसको अगर मैं मिक्सअप करूं तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है एच में और ओ एच में, याद रखना बेटे। तो ये जो सोडियम पॉजिटिव था ये ओ एच के साथ मिल जाता है और ये आपका HCl, ठीक है, बन जाता है इससे। मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखा देती हूँ, आप लोग इधर देखें। अगर सिंपल रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O यानी कि वाटर, नजर आ रहा है।
इसको आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ये 2 आयन्स हैं अलग-अलग। ये नेगेटिव आयन है, ये क्या है? ये पॉजिटिव आयन है। इधर भी आते हो तो ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? हाइड्रोक्सिल। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज हमेशा किसके साथ मिलते हैं? पॉजिटिव के साथ। ये नेगेटिव किसके साथ मिलेगा? इसके साथ। आपके पास जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? NaOH और साथ क्या बन जाएगा? ACl, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया? आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी के अंदर, जब वाटर के अंदर मिक्स हो तो दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर में जाके ये फ्री आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर आपकी बुक में एक और एग्जांपल भी आपको दी हुई है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया। सोडियम क्लोराइड को मिक्स अप किया है किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइड के साथ, AgNO3 के साथ। देखो, इसको अगर मैं ब्रेक करती हूँ, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह ये पॉजिटिव है, ये क्या चीज़ है आपकी? NO3 नेगेटिव है। ये NaNO3 मिल जाएंगे और ये जो आपके पास AgCl बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा बेटे? आपका बन जाएगा AgCl और प्लस NaNO3 बन जाएंगे। क्लियर हो गया ये कैसे रिएक्शन कंप्लीट हुए? समझ आ गई इनकी? यहीं पे आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। ये क्लियर हो गया? ये क्या हो गया आपके पास? जब ये रिएक्शन होता है तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड्स कम आउट ऑफ द, इसको वाटर के अंदर, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये पानी के अंदर प्रेसिपिटेट जो है इसके बन जाएंगे। किसके बेटे? सिल्वर क्लोराइड के। ये आपने अच्छी तरह से रिएक्शन करना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपको बेटे यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनसे भी हम गो थ्रू करते हैं। कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर मैनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, जो कंडक्शन है, यानी कि कंडक्शन का मतलब क्या है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मोल्टन स्टेट में कर रहे हैं या इन द फॉर्म ऑफ आइंस कर रहे हैं, आयनिक फॉर्म में कर रहे हैं, तो इन किसी भी फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? विद इन वाटर। ठीक है, तो वो कौन कैसे सारा है प्रोसेस है, कैसे नहीं है, ये सारा डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको बताया हुआ है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन मोल्टन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको क्या है? इज यूटिलाइज, इसको, इस प्रोसेस को, ये जो मैंने ऊपर 2 एग्जांपल्स ही बताई हैं, इस प्रोसेस को हम लोग यूज कर रहे हैं टू प्रिपेयर, क्या बनाने के लिए? मैनी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखो ये मैंने क्या किया, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर है, लेकिन आपके पास क्या बन गया? एक नया कंपाउंड बन गया। यही बात बेटे यहाँ पे हो रही है। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एज सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। यानी कि जब आप सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपके पास क्या बन जाता है? सोडियम मेटल बन जाता है, क्लोरीन गैस निकल आती है। इसी तरह सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो मैंने अभी किया है, एक्वस सॉल्यूशन अगर इसको वाटर में मिक्स करो तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटे आ जाती है। अगली एग्जांपल आपके पास डायमंड की है। ड्यू टू एक्सेप्शनल हार्डनेस आर हाईली वैल्यूड इन इंडस्ट्री, डायमंड टिप्ड glass cutters are used to make clean cuts in glass. Diamond tip drill bits are used to drill through hard rocks in mining operation. ये आपका ग्रेफाइट के यूज, डायमंड के यूजेस लिखे हुए हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकता है। राइट डाउन द यूजेस ऑफ डायमंड। फिर आपका उसमें क्या, उसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, अच्छा ये डायमंड मैं बता रही थी, डायमंड जो है ये बहुत हार्ड है। इसके हार्ड होने की वजह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में। इसको हम लोग एज ए ग्लास कटर, यानी कि ग्लास कट करने के लिए, ग्लास को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत हैवी, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिलिंग के लिए भी डायमंड को यूज करते हैं। फिर आपका आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये पेंसिल्स में, ये तो पेंसिल का लेड बना हुआ है ना, जो मेरे हाथ में इस टाइम पेंसिल है, इसको हम आम लैंग्वेज में लेड पेंसिल भी कहते हैं ना। तो इसका जो ये जो ग्रेफाइट है, बेसिकली यही इसके दरमियान में, जिसको हम राइट करने के लिए यूज कर रहे हैं, पॉलिश में यूज होता है और टू मेक क्रूशिबल्स। ठीक है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो आपके घर में आपने आम देखे होंगे, जो सेल्स है ना, छोटे सेल भी और जो बड़ी बड़ी बैटरीज में भी सेल्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो ग्रेफाइट ही से बने होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फर्नेस, जो स्टील की जो इंडस्ट्री है ना, उसमें भी ग्रेफाइट ही को एज ए फ्यूल जो है फर्नेसेस में जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह इनके यूजेस भी कर लेने हैं। इन द लास्ट, ये भी आपके सारे यूजेस ही हैं, लेकिन मैं इनसे एक दफा ग्रो थ्रू हो जाती हूँ। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन विच एटम आर कोवलेंट बॉन्डेड बिहेव वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है,
Elements present in the right side of the periodic table exist as covalent bonded atomic molecule except inert gases. Inert gases को underline कर लें. Due to very weak forces of attraction between their molecules, their densities and boiling point are very low. Bromine exists as volatile fuming liquid, while elements like carbon, phosphorus, sulfur act as a covalent solid. All these solid elements exist both in amorphous and crystalline form. छोटा सा पैराग्राफ है बेटे, इसमें आपको बताया क्या बताया हुआ कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड हैं, कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड ही बनेंगे ना, तो जो कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स हैं और जो आयनिक कंपाउंडेड है, इनमें क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. जब आप पीरियोडिक टेबल अगर देखेंगे, मैं आपको आगे चल के पीरियोडिक टेबल हमने सारा डिटेल से पढ़ना है, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगी. पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे आपके जो है ज्यादातर कोवलेंटली बॉन्डेड डाई एटम मॉलिक्यूल्स आते हैं और इसके साथ इनर्ट गैसेस आती हैं. आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इनर्ट गैसेस किधर, उनका प्लेस किधर है पीरियोडिक टेबल में. इनर्ट गैसेस की एग्जांपल्स लिखें तो आपकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. उसके बाद आपका बताया है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. फिर आपको एक एग्जांपल दी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका, डेंसिटी भी इनकी लो होती है. ब्रोमीन दी हुई है. ब्रोमीन जो है ये ब्रोमीन और इस जैसे दूसरे कार्बन, फास्फोरस और सल्फर, ये जो हैं ये कोवलेंट हैं. और जो कोवलेंट कंपाउंड है आपको पता है कि ये अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं. इसके बाद बेटे आपके पास दो चीजें दी हुई हैं, एक आपके पास कोल है और एक आपके पास ग्रेफाइट है. बेटे कोल इज अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, ये दोनों कार्बन ही एक ही फॉर्म्स हैं. ठीक है, आपका इस पे अलग टॉप छोटा सा नोट भी आ सकता है, या इसकी आपकी डेफ वो भी आ सकती है कि कोल, व्हाट इज कोल आ सकता है, या कोल का यूज आ सकता है. ठीक है, कोल इज अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, वेयर एज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म. Coal is used as fuel in electricity generating plants. In diamond, each carbon atom is surrounded by 4 other carbon atoms linked together by strong covalent bond. Due to this rigid structure, diamond is the hardest thing on the planet. It is used as cutting, polishing and drilling tool. कुछ भी नहीं है, आपको बताया हुआ है कि कार्बन की दो तरह की फॉर्म, कार्बन जो है आपको अमॉर्फस में मिलता है, क्रिस्टलाइन में फॉर्म होता है. तो इसकी जो आगे है, कोल जो है बेटे अमॉर्फस फॉर्म है कार्बन की, डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है. ये आपने याद रखना है. कोल का जो यूज है, इसको हम जो है यूज एज ए फ्यूल है. जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स है ना, जिनसे बिजली प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें जो एज ए फ्यूल हम चीज यूज करते हैं वो क्या करते हैं, कोल करते हैं. डायमंड अभी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ. डायमंड का मैंने क्या बताया, ये कार्बन की जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म है और ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग, बल्कि जमीन पे सबसे हार्डेस्ट चीज जो है वो कौन सी है, वो डायमंड है. डायमंड जो है ये 4 कार्बन एटम जो हैं जब स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो क्या चीज़ है आपकी, वो डायमंड बनता है. और डायमंड को अभी अभी यूजेस मैंने आपको बताया, कटिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग के तौर पे यूज होते हैं. फिर आपके आते हैं ग्रेफाइट. ग्रेफाइट भी अभी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ. मैंने अभी आपको पेंसिल की जो लेड पेंसिल है इसकी एग्जाम्पल बेटे दी थी कि इसका लेड जो है ग्रेफाइट का बना हुआ है. ग्रेफाइट जो है लेयर स्ट्रक्चर है. क्या है, लेयर स्ट्रक्चर है. वो कौन सा था, वो क्रिस्टलाइन था. मेड अप ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन. हेक्सागोनल मतलब 6 रिंग्स कार्बन के होंगे तो क्या बनेगा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनेगा. इनकी लेयर जो है स्ट्रांगली, हमने इसमें पढ़ा था, ग्रेफाइट में पढ़ा था कि 4 कार्बन के एटम है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट है, अटैच है. लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए ये स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है. ठीक है, हर ग्रेफाइट की लेयर एक दूसरे से इजीली जो है स्लिप हो सकती है. इसको लुब्रिकेंट के तौर पर हम यूज करते हैं. ठीक है, और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसको हम एज ए इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं. यानी कि डिफरेंट टाइप की बैटरीज में जो है इलेक्ट्रोड वो है यूज हो रहा है. फिर आपका बेटे ये अलग एक क्वेश्चन बन सकता है, ग्रेफाइट का टॉपिक, कोल का अलग बन सकता है. ये हमने आयनिक और कोवलेंट के मेन जो है पॉइंट्स पढ़े थे डिफरेंस के. अगली आपकी एक चीज है, वो भी एक अलग क्वेश्चन है, दैट इज बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड. इनको आप अंडरलाइन करें. What is binary covalent compound? Binary covalent compound generally exist as low temperature boiling gas except water. Methane, ammonia, hydrogen sulfide, hydrogen chloride, nitrogen dioxide, carbon dioxide and sulfur dioxide all are covalent compound which are gases at room temperature. बस इतनी सी चीज़ आपने इसकी याद करनी है. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत मुश्किल हो या मेरे समझाने वाली हो. आपको कुछ एग्जांपल्स देनी है, वो एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है. और जो है
लो बॉइलिंग टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सारी की सारी गैसेस हैं एक्सेप्ट आपको जो पहले बता दी है वो नहीं, ठीक है। बाकी आपने सारी इनकी याद कर लेनी है। फिर आपके लास्ट में आता है वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये दोनों लिक्विड वाटर हैज a high boiling point because strong intermolecular forces are present between its molecule. Covalent molecule like hydrogen chloride, sulfuric acid and nitric acid ionize completely in water, behaving as very strong acid. आपको बताया हुआ है कि वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो हैं ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ एंटर बता दी है कि कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि वाटर में या जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ये क्या है, HCl बेटे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नजर आ रहा है आपको, क्लियर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ये देखो ये वाटर H2O, ठीक है। तो जब इसको ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हाईली इसमें जो है आयनाइजेशन इसकी हो जाएगी, अलग अलग इसके आइंस बन जाएंगे। सेम ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, ये ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका था H2SO4 नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी ऐसे ही है। इसको भी अगर हम वाटर के साथ करेंगे तो ये भी कंप्लीटली इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी और क्या हो जाएगा आपके पास 2H और साथ आपके पास इसकी ये आयन आ जाएंगे, ठीक है, 2 ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो एसिड्स हैं, एक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं और कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। क्लियर हो गया, चैप्टर हो गया हमारा खत्म। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एटम्स पढ़े, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाई। आपने इस चैप्टर को बेटे अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल हुई, कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आपने मेरे से पूछना है। और इंशाल्लाह हम लोग जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो आपने मेरे से पूछना है कल, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।